जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिटेल्स चलेंगे टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए की तरफ। और इससे पहले हम काफ़ी सारी चीज़ें डीएनए के बारे में पढ़ चुके हैं कि इट इज़ अ पॉलीमर, इट इज़ अ डुअल पॉलीमर, इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होंगी और उसके अंदर हमने न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन पढ़ी है कि डीऑक्सी राइबोस शुगर होगी, नाइट्रोजनस बेसिस में से एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन प्रेजेंट होंगी। और उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि ये डीएनए कॉमनली कहाँ कहाँ पर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन है वो किस तरह से होती है, कौन सा बॉन्ड डेवलप होगा, और उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि इस डीएनए के मॉलिक्यूल का फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है। वी विल ब्रीफली डिस्कस अबाउट द स्केल मॉडल ऑफ डीएनए। तो सबसे पहले हम चलते हैं लिंकेज की तरफ कि डीएनए के अंदर जब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ेंगे तो उनके दरमियान फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज डेवलप होगा। आपने इसके नाम को समझ लेना है कि डाइएस्टर का मतलब है कि दो एस्टर लिंकेजेस, और उनके अंदर जो चीज़ कॉमन होगी दैट विल बी द फॉस्फेट ग्रुप। हमने इससे पहले के लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है कि दो न्यूक्लियोटाइड्स में से एक की कार्बन नंबर 5 और दूसरे की कार्बन नंबर 3 के साथ ये लिंकेज डेवलप होगा। तो यहाँ पर हम इस लिंकेज की फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं कि ये लिंकेज कैसे डेवलप होता है। आपके सामने दो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं। दिस इज नंबर 1, दिस इज न्यूक्लियोटाइड नंबर 2। और न्यूक्लियोटाइड से जैसा कि आपको पता चल रहा है कि इट हैज़ द शुगर, इट हैज़ नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड एट कार्बन नंबर 5। ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड उसी तरह से शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप। अब यहाँ पर जब ये दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कनेक्ट होंगे तो इनको कनेक्ट किसने करना है? इस फॉस्फेट ग्रुप ने, दैट इज अटैच्ड एट कार्बन नंबर 5 ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड, और दूसरे न्यूक्लियोटाइड की कार्बन नंबर 3 के साथ इसने कनेक्ट होना है। अब ये कैसे कनेक्ट होगा कि फॉस्फेट ग्रुप के अंदर मौजूद OH ग्रुप इस शुगर की OH ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा। यहां से H और OH रिलीज होंगे। ये H और OH दोनों कंबाइन करके डेवलप करेंगे वाटर के मॉलिक्यूल को। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि जब ये दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। इस रिएक्शन को हम कहेंगे कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। अब OH और H के निकलने की वजह से यहां से इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी और यहां से इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ लिंक हो जाएगी और जो लिंकेज डेवलप होगा अगेन इसको हम कहेंगे POC लिंक, या हम इसको कहेंगे एस्टर लिंकेज। तो अब यहां पर एक्चुअली दो एस्टर लिंकेजेस हैं। एक एस्टर लिंकेज ये है जिसको हम POC कह रहे हैं, और दूसरा एस्टर लिंकेज ये है, इसको भी हम POC लिंक कह रहे हैं। तो इन दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान क्योंकि दो एस्टर लिंकेजेस प्रेजेंट हैं, सो वी कॉल इट एज फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो आपने ये याद रखना है कि जब भी दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कनेक्ट होंगे उनके दरमियान डेवलप होगा फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, और यहां पर ये लिंकेज बनेगा एक की कार्बन नंबर 3 और दूसरे की कार्बन नंबर 5 के दरमियान। अब इस फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक रिप्रेजेंटेशन इसकी ये हो सकती है, जैसे कि मैं यहां पे लिखता हूं कि COPOC, दिस इज वन रिप्रेजेंटेशन। ये कार्बन नंबर 5 है और ये कार्बन नंबर 3 है। ये एक रिप्रेजेंटेशन है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज की। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इट इज द पेयर ऑफ POC लिंक, क्योंकि दो POC लिंकेजेस बन रहे हैं, एक यहां पर एक यहां पर, तो हम इसको दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दोनों तरह से आपसे पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज को हम या तो रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से कि एज अ पेयर ऑफ POC लिंक, या हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से एज COPOC लिंक। अब इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे और उनके एडिशन से डेवलप होगा पॉलीमर। और आपने ये याद रखना है कि उस पॉलीमर के दो एंड्स होंगे,
एक एंड पर हमेशा कार्बन नंबर 3 होगी और दूसरे एंड पर हमेशा कार्बन नंबर 5 प्रेजेंट होगी। इस कार्बन नंबर 3 के लेवल पर फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, कार्बन नंबर 5 के लेवल पर फ्री फॉस्फेट ग्रुप होगा। और इसलिए जब भी हम डीएनए या आरएनए को पढ़ते हैं तो उसके दो एंड्स हम पढ़ते हैं, वन इज कॉल्ड 3 प्राइम एंड, अदर इज कॉल्ड 5 प्राइम एंड। 3 प्राइम एंड का मतलब यह है कि वहां पर फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज नहीं बन रहा, वहां पे 3 कार्बन फ्री है, इट हैज फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और इसी तरह से 5 प्राइम एंड का मतलब है कि ये 5 कार्बन फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज नहीं बना रही और यहां पर फ्री फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। तो आपने ये 3 और 5 एंड्स को भी याद रखना है। अब हम चलते हैं मजीद डिटेल्स की तरफ, इसके फिजिकल स्ट्रक्चर की तरफ कि डीएनए का फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, इसके बेसिक फीचर्स कौन कौन से हैं, किसने इसको एक्सप्लेन किया था। हमने प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर पढ़ा था कि सबसे पहले इसके ऊपर काम किया था विल्किंस और फ्रैंकलिन्स ने। दे प्रेजेंटेड एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस और उसको बेस बनाकर दो साइंटिस्ट वैटसन और क्रिक ने मॉडल प्रेजेंट किया था जिसको हम कहते हैं स्केल मॉडल ऑफ डीएनए, या हम इसको कहते हैं वैटसन एंड क्रिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। अब इस मॉडल के क्या क्या बेसिक फीचर्स हैं, वो एक्चुअली इसका फिजिकल स्ट्रक्चर होगा, उन फीचर्स को आपने याद रखना है। नंबर 1 फीचर ये है कि डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, जैसा कि यहां पर हमें डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं, दिस इज स्ट्रैंड नंबर 1 एंड दिस इज स्ट्रैंड नंबर 2। और ये दोनों स्ट्रैंड्स क्या हैं, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं। और इसी वजह से हमने ये पढ़ा था कि हम इसको डुअल पॉलीमर का नाम देते हैं, क्योंकि यहां पर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं, 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट हैं, सो वी कॉल इट एज डुअल पॉलीमर। तो ये 2 करैक्टर आपने सबसे पहले याद रखने हैं, जो ये मॉडल हमें एक्सप्लेन करता है कि डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, दीज 2 स्ट्रैंड्स आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर, और ट्विस्ट होकर ये डेवलप करते हैं डबल हेलिक्स को। यहां पे ये जो कंप्लीट इसकी फॉर्म है इसको हम कह रहे हैं डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स का मतलब क्या है कि देयर आर 2 हेलिसेस विच आर कॉइल्ड अराउंड ईच अदर, और वो 2 हेलिसेस कौन से हैं, दीज आर एक्चुअली 2 स्ट्रैंड्स और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। ये जो 2 हेलिसेस हैं दीज आर हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स किसके दरमियान डेवलप होते हैं, बिटवीन द नाइट्रोजिनस बेसिस। और इसलिए आपने ये अगला करैक्टर याद रखना है कि यहां पर जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं ये कंप्लीमेंट्री फॉर्म में होंगी और ये दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होंगे। अब हम इन दोनों वर्ड्स को सबसे पहले समझ लेते हैं कि एंटी पैरेलल अरेंजमेंट हम किसको कहते हैं और कंप्लीमेंट्री अरेंजमेंट हम किसको कहते हैं। पहले मैं एंटी पैरेलल अरेंजमेंट की तरफ आ जाता हूं। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं और इन दोनों स्ट्रैंड्स की कंस्ट्रक्शन होती है अपोजिट डायरेक्शन में। जैसा कि आपको यहां पर एरोस से पता चल रहा है कि एक स्ट्रैंड को हमने इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया है, दूसरे स्ट्रैंड को हमने इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया है। अगर एक स्ट्रैंड का यहां पर 3 प्राइम एंड होगा तो उसके सामने जो दूसरा स्ट्रैंड है उसका 5 प्राइम एंड प्रेजेंट होगा। इसी तरह यहां पे अपोजिट हो जाएगा कि अगर यहां पर इसका 3 प्राइम एंड है तो इसका 5 प्राइम एंड होगा। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि 3 प्राइम एंड पर फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, 5 प्राइम एंड पर फ्री फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये यहां पर भी आपको नजर आ रहा होगा कि सपोज दिस इज द 5 प्राइम एंड, दिस 5 प्राइम एंड हैज फ्री फॉस्फेट ग्रुप, जिसका मतलब यह है कि ये फॉस्फेट फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज नहीं बना रहा। और इसी तरह अगर हम इस साइड पर आ जाएं तो ये इसका 3 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड पर ये OH ग्रुप फर्दर लिंकेज डेवलप नहीं कर रहा होगा, तो हम इसको कहेंगे 5 प्राइम एंड, इसको हम कहेंगे 3 प्राइम एंड। अब इसके सामने जो दूसरा स्ट्रैंड होगा वो एंटी पैरेलल होगा, जैसा कि यहां पे डायग्राम में भी आप देख रहे हैं कि इसको अपोजिट डायरेक्शन में शो किया हुआ है। और इसके भी 2 एंड्स होंगे, इस 5 प्राइम एंड के सामने इस स्ट्रैंड का 3 प्राइम एंड होगा विद फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और इसी तरह से इस 3 एंड के सामने यहां पर इसका 5 प्राइम एंड होगा विद फ्री फॉस्फेट ग्रुप।
इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं एंटी पैरेलल अरेंजमेंट, यानी बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए और एंटी पैरेलल, एक का 3 प्राइम एंड तो दूसरे का 5 प्राइम एंड। अब मैं चल रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट हमने पढ़ा है कि ये कंप्लीमेंट्री होते हैं। कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या होगा कि एडेनिन के सामने हमेशा थायमीन आएगी, गुआनिन के सामने हमेशा साइटोसिन आएगी। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री अरेंजमेंट ऑफ द बेसिस, और यही बेसिस इन दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में कनेक्ट करती हैं थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब आपने यहां पर यह याद रखना है कि एडेनिन और थायमीन ये पेयर बनेगा एंड दीज आर कनेक्टेड थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसी तरह से गुआनिन एंड साइटोसिन आर कनेक्टेड थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये भी एक पेयर बन जाएगा। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स किन किन के दरमियान बनते हैं? एक तो आपने ये बेसिस को याद रखना है, फिर उसके अलावा आपने ग्रुप्स को याद रखना है। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर आप देखेंगे ये गुआनिन और साइटोसिन, इनका पेयर बना, दे हैव 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और उनमें से पहला हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, दूसरा बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान, और तीसरा बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान। यानी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स किन के दरमियान? ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ये सेकंड पेयर आपके सामने है, कौन सा? थायमीन और एडेनिन का। यहां पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं, वन बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, अदर बिटवीन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो आपने 2 चीजें याद रखनी है। नंबर 1 कि एडेनिन और थायमीन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। दूसरी चीज आपने ये याद रखनी है कि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स की 3 जो 2 बेसिक फॉर्म्स आपने पढ़ी हैं वो कौन कौन सी हैं? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके अलावा और कोई एलिमेंट्स यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। अब इन्हीं के ऊपर बेस करता है एर्विन-शेरगॉफ रूल, जो आपने प्रीवियसली पढ़ा है बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसिस। उसको भी हम यहां पर साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे कि एडेनिन और थायमीन ये हमेशा इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर प्रेजेंट होंगी डीएनए के केस में, और इसी तरह गुआनिन और साइटोसिन ये हमेशा इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर प्रेजेंट होंगी। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि ये प्योरीन है, ये पारिमिडीन है, ये प्योरीन है, ये पारिमिडीन है। तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि प्योरीन्स और पारिमिडीन्स ये इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर प्रेजेंट होंगी। ठीक है, जितनी प्योरीन्स डीएनए में उतनी पारिमिडीन्स प्रेजेंट होंगी। तो इसको हम कहते हैं एर्विन-शेरगॉफ रूल, विच वाज डिटरमिन्ड बाय द एर्विन-शेरगॉफ, जो एक्सप्लेन करते हैं रेशियोज बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसिस इन द डीएनए मॉलिक्यूल। एक और चीज जो हम प्रीवियसली भी पढ़ चुके हैं वो भी आपने याद रखनी है, दैट इज द अमाउंट ऑफ डीएनए इन द सेल। ये मैंने पहले बताया था कि किसी भी सेल के अंदर डीएनए की अमाउंट फिक्स्ड रहेगी ड्यू टू फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, लेकिन आपने सोमैटिक सेल और जर्म सेल को भी याद रखना है, क्योंकि हमेशा सोमैटिक सेल के मुकाबले में जर्म सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, इसीलिए डीएनए की अमाउंट भी हाफ हो जाएगी। लाइक अगर एक सोमैटिक सेल के अंदर डीएनए की अमाउंट है 4 पिकोग्राम, तो जो जर्म सेल होगा उसमें अप्रॉक्सीमेटली 2 पिकोग्राम होगी, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये आपने बेसिक डिटेल्स याद रखनी है डीएनए के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में, डीएनए के स्केल मॉडल के बारे में, स्केल मॉडल ऑफ डीएनए, वेटसन एंड क्रिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। इन टर्म्स को आपने समझना है, डबल स्ट्रैंडेड, डुअल पॉलीमर, डबल हेलिक्स, एंटी पैरेलल, कॉम्प्लीमेंट्री। फिर उसके बाद आपने ये याद रखना है कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहाँ कहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, किन किन के दरमियान डेवलप हो रहे हैं, और किन एलिमेंट्स के दरमियान डेवलप हो रहे हैं।